हाँ, तो आज हम प्लेटो का जो एक नया दूसरा सिद्धांत लेते हैं, और दूसरा सिद्धांत शिक्षा सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है? प्लेटो की पुस्तक कौन सी थी? रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक पुस्तक में शिक्षा के बारे में प्लेटो ने इतना विस्तार से बताया है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखा गया है कि प्रसिद्ध विचारक जिसका नाम था रूसो, उसने जब रिपब्लिक का अध्ययन किया तो वो क्या कहता है कि ये जो रिपब्लिक है ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा पर लिखा गया सर्वोच्च ग्रंथ है। यानी कि रिपब्लिक राजनीति का ही ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो इस बात से या रूसो के कथन से आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो समझ में आ जाती है। अब प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की कुछ विशेष बातें हैं। वो क्या है कि प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वो किसके लिए करता है कि शिक्षा किसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ एक बात आप ध्यान में रखना, प्लेटो कहता है कि शिक्षा की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग के लिए होनी चाहिए। क्या कहता है प्लेटो कि शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए? अभिभावक वर्ग, इसी को आप बोल सकते हो संरक्षक वर्ग, इसी को आप बोल सकते हो गार्जियन क्लास। शिक्षा किसके लिए? अभिभावक वर्ग के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिभावक वर्ग कौन सा है या संरक्षक वर्ग कौन सा है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्लेटो ने अपने राज्य में 3 वर्ग बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा था? शासक वर्ग। नंबर 2 सैनिक वर्ग, और तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग। ये 3 वर्ग बताए। शासक जिनका काम है शासन करना, सैनिक जिनका काम है रक्षा करना, और तीसरा उत्पादक वर्ग जो उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। इनमें से आप इन दोनों वर्गों को जोड़ देते हैं, यानी शासक वर्ग प्लस सैनिक वर्ग, इन दोनों को मिलाने से जो बनता है वर्ग, उसको सम्मिलित रूप से आप क्या कहोगे? अभिभावक वर्ग बोल सकते हो। दूसरा संरक्षक वर्ग या गार्जियन क्लास आप बोल सकते हो। तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा कि गार्जियन क्लास या अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, जो भी शब्द मैं बोलूँगा, तो उससे आप क्या अर्थ लेंगे कि 2 वर्गों की बात की जा रही है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। इन दोनों को मिलाकर के अभिभावक वर्ग। तो पहली बात क्या है कि प्लेटो अपनी जो शिक्षा की बात करता है, वो शिक्षा की बात किसके लिए करता है? अभिभावक वर्ग के लिए करता है। यानी शिक्षा किसको? शासक वर्ग को, और शिक्षा किसको? सैनिक वर्ग को। इनको मिलनी चाहिए। उत्पादक वर्ग को वो शिक्षा से वंचित कर देता है, अर्थात इनको शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये निकल करके आती है। दूसरी बात, प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, जिस आदर्श राज्य में उसने न्याय की कल्पना की थी, प्लेटो का एक आदर्श राज्य है, और उस आदर्श राज्य में न्याय और उस न्याय की प्राप्ति के 2 साधन बताए। वो साधन कौन से हैं? पहला साधन है शिक्षा, और दूसरा साधन साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवाद की स्थापना। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहता था, और न्याय को प्राप्त करने के लिए 2 साधन हो गए। पहला साधन शिक्षा और दूसरा साधन साम्यवाद। शिक्षा की व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था, ये दोनों किसके लिए है? अभिभावक वर्ग के लिए, अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग को वो शिक्षा से भी दूर रखता है और साम्यवादी व्यवस्था से भी दूर रखता है। शिक्षा सकारात्मक साधन है,
और साम्यवाद नकारात्मक साधन है। सकारात्मक और नकारात्मक कैसे? कि शिक्षा की व्यवस्था इस अभिभावक वर्ग के लिए प्लेटो करता है, इसलिए ये क्या है? सकारात्मक। और अभिभावक वर्ग को वो संपत्ति से और परिवार से दूर रखता है, यानी उनके पास में परिवार की कोई व्यवस्था और संपत्ति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए मतलब ये कौन सा साधन हो गया? नकारात्मक। मतलब ये व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, ये व्यवस्था उनके लिए नहीं होनी चाहिए, तो ये सकारात्मक साधन हो गया और ये नकारात्मक साधन हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? शिक्षा की। तो शिक्षा में, शिक्षा क्या है? शिक्षा न्याय प्राप्ति का एक साधन है, क्योंकि न्याय उसका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, उस साध्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? शिक्षा। और कैसा साधन है वो? सकारात्मक साधन है। एक बात। दूसरी बात, जो शिक्षा है वो किसके लिए है? अभिभावक या संरक्षक वर्ग के लिए। अब प्लेटो अपना शिक्षा का एक पूरा सिद्धांत, एक पूरा पाठ्यक्रम देता है कि किस उम्र में कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन इसके पहले प्लेटो अपना सिद्धांत बनाने से पहले वो पहले से वहाँ जो या उसके पास में जो दो देश थे, एक का नाम था एथेंस और एक देश का नाम क्या था? स्पार्टा। ये पड़ोसी राज्य थे। इन दोनों में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उस व्यवस्था का प्लेटो अध्ययन करता है, फिर इन दोनों में जो व्यवस्थाएं उसको अच्छी लगती है वो फिर अपने सिद्धांत में शामिल करता है। प्लेटो पहले एथेंस की व्यवस्था का अध्ययन करता है। एथेंस में क्या था? शिक्षा निजी थी, प्राइवेट एजुकेशन की व्यवस्था थी। अगर किसी को शिक्षा प्राप्त करना है एथेंस में तो राज्य के द्वारा वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती थी, अपने पैसे खर्च करो और शिक्षा प्राप्त करो। तो एथेंस में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? निजी। दूसरी बात, शिक्षा केवल पुरुषों के लिए थी, केवल पुरुषों के लिए, यानी महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया था। कहाँ? एथेंस में। तीसरा, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम 3 भागों में विभाजित था। 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। तो कौन से समय में कौन सी शिक्षा दी जाए, ये पाठ्यक्रम 3 भागों में कैसे विभाजित था? 6 से 14 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष तक और 18 से 20 वर्ष तक। 18 से 20 वर्ष तक दी जाएगी सैनिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक पढ़ना, लिखना, संगीत, इस तरह की शिक्षाएं दी जाएगी। और 14 से 18 वर्ष के बीच में साहित्य, ज्योतिष, गणित, इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम किस प्रकार का था कि यहाँ व्यक्ति का नैतिक विकास हो रहा है, कहानियाँ सुनना, पढ़ना, लिखना, संगीत, तो यहाँ कौन सा विकास हो रहा है? संगीत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास हो रहा है। यहाँ कौन सा विकास हो रहा है? बौद्धिक विकास हो रहा है। और यहाँ कौन सा विकास हो रहा है? उसका शारीरिक। भाई सैनिक शिक्षा लेगा तो कौन सा विकास होगा? शारीरिक शिक्षा। तो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो बच्चे का नैतिक विकास करना, मानसिक या बौद्धिक विकास करना और शारीरिक विकास करना। कहने का मतलब सब तरह का विकास करना यह शिक्षा का उद्देश्य था। अब बात करते हैं स्पार्टा। स्पार्टा में जो शिक्षा थी वो शिक्षा किसके द्वारा दी जाती थी? राज्य के द्वारा। यहाँ शिक्षा निजी थी, पैसे दो और शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन यहाँ शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाती थी। नंबर 2, ये जो शिक्षा थी वो स्त्री प्लस पुरुष दोनों के लिए, शिक्षा पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को
दी जाती थी। और तीसरा, 7 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा कब दी जाती थी? 7 वर्ष की आयु के बाद दी जाती थी। कौन सी शिक्षा दी जाती थी? मुख्यतः शारीरिक शिक्षा। केवल और केवल कौन सी शिक्षा दी जाती थी? शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? कि ये जो स्पार्टा था ये अपने आसपास के जो देश थे उन देशों की आक्रमणकारी गतिविधियों से घिरा हुआ था। मतलब आसपास के पड़ोसी देश इस पर आक्रमण करते रहते थे। तो इसका उद्देश्य क्या था? कि अच्छे योद्धाओं को तैयार करना, ताकि युद्ध के समय वो दुश्मन से लड़ सके। इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों जिम किया करते थे और अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया करते थे, ताकि युद्ध के समय आक्रमण किया जा सके, आक्रमण के समय युद्ध का सामना किया जा सके। तो कहने का मतलब, प्लेटो ने पहले एथेंस का अध्ययन किया, प्लेटो ने स्पार्टा का अध्ययन किया, और इन दोनों में से जो जो उसको अच्छा लगा वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करके फिर अपना एक नया शिक्षा का दर्शन प्रतिपादित किया। अब प्लेटो को क्या अच्छा लगा? प्लेटो को लगा कि भाई यहाँ केवल पुरुषों को शिक्षा दी जाती है, तो प्लेटो को ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन यहाँ से कौन सी बात पसंद आ गई? कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ देखिए, तीनों तरह की नैतिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, यानी सब तरह की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ केवल शारीरिक शिक्षा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में ये वाला स्वरूप, यानी सभी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये वाला उसने ग्रहण कर लिया और ये वाला उसने नकार दिया। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्लेटो कहता है शिक्षा राज्य द्वारा होनी चाहिए, लेकिन बाद में अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो वो उसका निजी मामला है। लेकिन प्रारंभिक जो शिक्षा है वो किसके द्वारा दी जानी चाहिए? राज्य द्वारा। तो जो जो उसको अच्छा लगा वो ग्रहण करके फिर अपना एक शिक्षा का दर्शन देता है। तो अब प्लेटो की शिक्षा की बात करते हैं। प्लेटो ने क्या क्या ग्रहण किया? पहली बात, शिक्षा स्त्री व पुरुष, स्त्री प्लस पुरुष दोनों के लिए। नंबर 2, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, शिक्षा किसके लिए? केवल संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक विकास करना। नेक्स्ट, शिक्षा क्या होगी? प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो किसके द्वारा होगी? राज्य द्वारा। इसको हम कह सकते हैं सार्वजनिक शिक्षा। और बाद की जो शिक्षा होगी वो कैसी होगी? निजी शिक्षा। तो ये उसने उन व्यवस्थाओं से ग्रहण किया। और अभिभावक वर्ग की बात वो खुद की तरफ से बता रहा है कि केवल अभिभावक वर्ग को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस आधार पर फिर प्लेटो अपना शिक्षा का एक सिलेबस डिजाइन करता है कि शिक्षा किस प्रकार से, या उसकी जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा। तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम। दो तरह की शिक्षा की बात करता है यहां प्लेटो। एक प्राथमिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा किसके लिए है? अभिभावक वर्ग के लिए। यानी ये शिक्षा शासक प्लस सैनिक दोनों के लिए है। उच्च शिक्षा, अब यहाँ जब उच्च शिक्षा में जाएंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। किसको? सैनिक को। ये किसके लिए है? केवल शासक वर्ग के लिए।
सैनिकों को फिर उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये जो शिक्षा दी जाएगी ये जन्म से 20 वर्ष तक, प्राथमिक शिक्षा जन्म से 20 वर्ष तक, और उच्च शिक्षा 20 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। ये जो शिक्षा है इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम 3 भागों में डिजाइन होगा। जन्म से 6 वर्ष, दूसरा 6 से 18 साल, और तीसरा 18 से 20 साल। यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक कौन सी शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसमें आ जाता है कहानियाँ, कविताएं। बच्चे को कहानियाँ सुनाई जाएगी, कविताएं सुनाई जाएगी, और संगीत, क्योंकि प्लेटो ने लिखा है कि संगीत मन का व्यायाम है। तो ये 3 तरह की शिक्षाएं दी जाएगी। यहाँ 6 से 18 साल में पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा उसको, संगीत साथ में यहाँ भी चलेगा, ज्योतिष यहाँ पर सिखा दी जाएगी, और गणित, अंक गणित की शिक्षा, या गणित मान लीजिए इसको, गणित की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लेटो की एक शिक्षण संस्था थी, उस शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी। प्लेटो की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का क्या नाम था, अकादमी। और उस अकादमी के बाहर लिखा हुआ था कि ज्योमेट्री से अपरिचित व्यक्ति यहाँ एडमिशन ना ले, कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती, जियोमेट्री, वो यहाँ एडमिशन के लिए नहीं आए। तो 2 बात हो गई, पहली बात शिक्षण संस्था का नाम अकादमी, और दूसरी बात प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक जो महत्व दिया है वो किसको दिया है, इसको दिया है, किसको, गणित को दिया है। इसके अलावा यहाँ खगोल विज्ञान, ये भी शिक्षा दी जाएगी। 18 से 20 साल तक दी जाएगी। कौन सी शिक्षा, सैनिक शिक्षा। तो ये प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो गया। फिर प्लेटो कहता है कि उच्च शिक्षा के लिए कौन जाएगा। यहाँ एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और उस परीक्षा में जो सफल होंगे वो आगे उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए है, और इसके पाठ्यक्रम को भी उन्होंने 3 भागों में डिजाइन किया है। 20 से 30 वर्ष, 30 से 35 साल, और 35 से 50 साल। 20 से 30 साल तक जो शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा दी जाएगी दर्शन, तर्क, विज्ञान, दर्शन, तर्क और विज्ञान, इनकी शिक्षा दी जाएगी। 30 से 35 साल तक उसको द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। द्वंद्ववाद का मतलब है तार्किक क्षमता, तर्क वितर्क करना। यहाँ 20 से 30 साल की जब दर्शन, तर्क और विज्ञान इस तरह की शिक्षाएं दी जाएगी तो फिर एक परीक्षा होगी। क्या होगी? परीक्षा। इस परीक्षा में जो सफल होंगे, पास होंगे, वो आगे पढ़ेंगे, और जो पास नहीं होंगे वो राज्य में छोटे मोटे पदों पर नियुक्त कर दिए जाएंगे। जो पास हो गए वो पढ़ेंगे द्वंद्ववाद की तार्किक क्षमता को। फिर इसके बाद में एक परीक्षा होगी। जो पास हो गए वो आगे पढ़ेंगे, और जो पास नहीं हुए वो मध्यम पदों पर नियुक्त कर दिए जाएंगे। अंत में 35 से 50 साल तक जो शिक्षा दी जाएगी वो दी जाएगी व्यावहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन। यहाँ व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में थपेड़े खा खा करके और बहुत अनुभवी, सजावा, मंजावा व्यक्ति बन जाएगा। फिर एक परीक्षा होएगी, और उस परीक्षा में जो सफल होएगा वो दार्शनिक राजा बनेगा,
और बड़े उच्च पदों को, जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, उन पदों को प्राप्त करेंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो उनसे छोटे पदों को प्राप्त करेंगे। इस तरह से प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में पाठ्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में डिजाइन करता है। प्राथमिक शिक्षा 20 साल तक चलेगी और उच्च शिक्षा 50 वर्ष तक चलेगी। इतनी लंबी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, कहने का मतलब ये जो शिक्षा है इसमें सैद्धांतिक शिक्षा भी आ गई 35 साल तक थ्योरी की शिक्षा, और 35 से 50 साल तक व्यवहारिक शिक्षा प्रैक्टिकल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में जो सफल होंगे वो दार्शनिक राजा या बहुत उच्च पदों को प्राप्त करेंगे। यहाँ प्लेटो का जो शिक्षा का दर्शन था, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या था? प्लेटो ये चाहता था कि उसके राज्य में जो दार्शनिक राजा बने, जो महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करें, वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होंगे तो वो राज्य के हित के लिए काम करेंगे, अन्यथा वो राज्य के हित के लिए काम ना करके स्वयं अपने हित के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब बात करते हैं प्लेटो का ये जो शिक्षा सिद्धांत है, इसकी क्या विशेषताएं आपको नजर आती हैं? कुछ विशेषताएं बताओ। विशेषताएं जो अपन ने सिद्धांत पढ़ा उसी सिद्धांत में से निकल करके आएगी। पहली विशेषता आप बताओगे कि शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए है? केवल अभिभावक वर्ग के लिए। दूसरा, आप कह सकते हो कि शिक्षा किसके लिए है? स्त्री प्लस पुरुष दोनों के लिए है। तीसरी, आप क्या कह सकते हो? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक सभी तरह का सर्वांगीण विकास करना। चौथा, राज्य द्वारा अनिवार्य उदारतावादी शिक्षा। प्लेटो अपनी शिक्षा के लिए क्या कहता है? एक कोटेशन देता है, राज्य द्वारा अनिवार्य उदारतावादी शिक्षा। नेक्स्ट, आप क्या कह सकते हो? सैद्धांतिक प्लस व्यवहारिक, यानी 35 साल तक सैद्धांतिक शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद में व्यवहारिक। नेक्स्ट, आप कह सकते हो कि शिक्षा में गणित पर या ज्योमिति पर अत्यधिक बल दिया गया है। और नेक्स्ट बात ये भी कह सकते हो, अच्छे शिक्षित शासक तैयार करना, ये प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य था। तो हम कुछ जो इसके सिद्धांत से निकल करके आए हैं वो पॉइंट्स प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अब आपने ये जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ा, इस शिक्षा सिद्धांत की कोई एक सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है? वो कमी आप कह सकते हो कि ये व्यवहार में संभव नहीं है। प्लेटो ने दर्शन तो दे दिया, क्योंकि प्लेटो पूरा काल्पनिक था, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ काल्पनिक थी, निगमनात्मक थी। तो जो शिक्षा का सिद्धांत बताया उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य उसका निहित था। लेकिन अगर हम देखें कि व्यवहारिक जीवन में क्या ये संभव है, तो व्यवहारिक जीवन में ये संभव नहीं है, क्योंकि 50 साल तक शिक्षा प्राप्त करना और उसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि वो जनहित में काम करेगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो कहने का मतलब प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत काल्पनिक भी है। हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? अव्यावहारिक है। वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता। एक बात हम कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए नहीं करता, यानी समानता की बात नहीं कर रहा है, उत्पादक वर्ग को वो छोड़ देता है, शिक्षा से वंचित कर देता है, तो उन लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने अपने रिपब्लिक पुस्तक में शिक्षा सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया है। तो आगे हम कुछ
दूसरे सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत। धन्यवाद।